अदलिया से जुड़ी खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एहतशाम कियानी से मजीद जानते हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जजेस का काम इंसाफ की फराहमी है और जजेस अवामी तनकीद से मुस्तस्ना नहीं है। ये भी कहा गया है कि एक आज़ाद जज तनकीद से कभी भी मुतासर नहीं होता। तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद में अमल में लाई जाती है और तौहीन अदालत का कानून जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं बल्कि मुकदमे के फ्रीकेन के हकूक़ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये भी लिखा गया कि एक जज जब रिटायर हो तो फिर वो एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पर ज़िंदगी गुजारता है। वो किसी अदलिया के बेंच या अदालत से उसका ताल्लुक बाकी नहीं रहता, लेकिन उस प्राइवेट पर्सन के लिए भी कानून में अदलिया के दरवाजे खुले होते हैं। वो बतौर प्राइवेट शहरी अदालत से रजू कर सकता है। ये भी लिखा गया है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको ज़ाती हैसियत में तनकीद का निशाना बनाया गया, इसलिए इस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है, इसलिए मुस्तरद की जाती है। जी ठीक है, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। एहतशाम कियानी, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज भी अहम मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने अलबारी टावर तीसरे फरीक को फरोख्त करने समेत तमाम सरगर्मियां रोक दी हैं। अल हबीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे से मुतल्लिक केस में मुल्जिमान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। FIA को सिविल एविएशन की तमाम अराजी वागुजार करवा कर रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया, जबकि KP के हुकूमत को तमाम कब्रिस्तानों का अराजी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का भी हुक्म दिया। हुक्म दे दिया। अल हबीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिफाही प्लॉट पर कब्जे से मुतल्लिक केस की भी समाअत हुई। अदालत नैब की कारकर्दगी पर बरहम हो गई। चेयरमैन नैब को इदारे की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत करते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर औसाफ के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत की और मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया, जबकि मुल्जिमान को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन की अराजी पर कब्जे से मुतल्लिक केस की भी समाअत की। FIA को सिविल एविएशन की तमाम अराजी वागुजार करवा कर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत उज़्मा ने मुल्क भर के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के केस की भी समाअत की। KP हुकूमत को तमाम कब्रिस्तानों का अराजी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म दे दिया। उधर कराची में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने तामीराती काम बंद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं, जब तक मुकम्मल कानून साजी नहीं होती काम शुरू नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली मोहसिन शेखानी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना है। जी मुमताज़, बताइएगा। इस वक्त मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबाद की जानिब से आज जो है शहर भर में कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने का ऐलान कर दिया, क्या वजूहात हैं? हमें समझ नहीं आ रहा कि अगर अप्रूवल लेने के बाद भी बिल्डिंग के साथ ये हाल होना है और एक डिफरेंट कानून होना है कराची में, किसी और के साथ कुछ और, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को रेगुलाइजेशन, बाकी सूबों में अलग कानून। तो ये हमने कहा कि जब तक कोई ऐसी NOC ना आ जाए जिसमें बाद में कोई इदारा उसको इंटरफेयर ना करे, अगर इन NOCओं का कोई फ़ायदा नहीं जो हमने ली हुई है और उन लोगों को भी नहीं बुलाया जाता जिन्होंने NOCयाँ दी है और जिन्होंने ज़मीन दी उनको भी नहीं बुलाया जा रहा, तो सिर्फ बिल्डर के आप वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग तोड़ दें, तो लोगों को आप हमारे घर पे भेज रहे हैं। इससे बेहतर है हम कारोबार ही ना करें। ये कारोबार करने का मतलब है कि आप हम बिल्डिंग भी बनाएं, हम इंडस्ट्री भी चलाएं, लाइट इंडस्ट्री चलाएं, लोगों को जॉब दें, टैक्सेस दें, इतनी फीसें दें करोड़ों रुपए और उसके बाद अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद भी
हमारे साथ ऐसा रवैया हो तो ये कारोबार कैसे चल सकता है। इन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसी कानून साजी पास की जाए ताकि एक NOC जारी की जाए, उसके बाद जो है दोबारा काम बंद न कराया जाए। ठीक है मुमताज जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अपडेट करें, जीप रैली जारी है। रैली के दौरान गाड़ी नंबर 214 ट्रैक पर उलट गई। गाड़ी दानिश नामी ड्राइवर चला रहा था। हादसे में ड्राइवर महफूज रहा। मजीद बात करेंगे, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल सर, जीप रैली जो है अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जारी है। अब से कुछ देर कबल जो ये हादसा पेश आया जिसमें गाड़ी नंबर 214 जो वो ट्रैक पर उलट गई है। तेज रफ्तारी के बाइस हादसे में ड्राइवर जो है महफूज रहा। दानिश नामी है ड्राइवर और कराची से इनका ताल्लुक है और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से रेस्क्यू ने ड्राइवर को इब्तदाई तौर पर जो तिब्बी इमदाद जो फराहम कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी CPEC अमूर खालिद मंसूर का कहना है कि चीनी कंपनी इस गवादर फ्री जोन 2 में मुंतकिल होने की तैयारी कर रही हैं। 300 मेगावाट गवादर पावर प्लांट्स की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। गवादर को जल्द अज जल्द बिजली और पानी देना है। मजीद बता रहे हैं वकास अजीम। वकास, बताइएगा इस बारे। जी, सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी और तरक्यात गवादर के दौरे पर आए हुए और यहाँ पर CPEC के तहत जितने भी मनसूबे जारी हैं उनका एक जायज़ा ले रही है। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी CPEC अमूर खालिद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर, CPEC का जो दूसरा फेज़ है उसके बारे में ये तासुर है कि उसमें सुस्त रवि का एक अंसर देखा जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ गवादर में हैं वो कितने हैं? वो दर्जनों प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो चुका है। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे आखिरी मराहिल में है। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में उसकी भी कमिशनिंग हो जाएगी। हॉस्पिटल जो है पाक चाइना फ्रेंडशिप वाला वो भी ज़ेर तामीर है। एयरपोर्ट का आज आपको हम दौरा करवाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर पोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी माशाल्लाह ऑपरेशनल है। और जो फ्री जोन है, पहला जो फेज़ था वो 60 एकड़ था और वो उसकी सारी अलॉटमेंट प्लॉट्स की हो चुकी है और उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज़ हैं जिन्होंने वो प्लॉट लिए हैं। 10 कंपनीज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल है और फ़ेज़ 2 जो कि 37 गुना बड़ा है फ़ेज़ 1 से, उसकी डेवलपमेंट का भी काम शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बात करेंगे कोरोना की। तो जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म तेजी से फैलने लगी है। जनूबी अफ्रीका में नए वेरिएंट के 50 नए केसेस सामने आ गए। नए वेरिएंट पर वैक्सीन का ज्यादा असर नहीं होता, साइंसदानों और तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जबकि सूरत हाल पर गौर के लिए आलमी इदारा सेहत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। बरतानिया ने 6 अफ्रीकी ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। परवाज़ों पर भी आर्जी पाबंदी लगा दी गई। साइंसदानों ने कोरोना के नए वेरिएंट को B11529 का नाम दिया है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरात लाहौर में भी मंडलाने लगे हैं। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में खतरनाक किस्म का कोरोना का नया वेरिएंट दरियाफ्त हुआ है जो एक से दूसरे शख्स को 15 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वेरिएंट फेफड़ों को मुकम्मल तबाह कर देता है। उन्होंने हुकूमत से उन ममालिक से आए अफराद की टेस्टिंग भी दोबारा से सख्त करने की दरख्वास्त की है। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरात लाहौर में भी मंडलाने लगे हैं। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। शहर लाहौर के बासियों के लिए नया खतरा मंडराने लगा है। साउथ अफ्रीका नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और ये कहा यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है ये वैक्सीन पर भी इतना असरअंदाज नहीं होता। और UK गवर्नमेंट ने भी मुमकिन इकदाम करते हुए ना सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि जिम्बाब्वे और दीगर जो मुल्हिका 4 कंट्रीज़ हैं उन पर ट्रैवलिंग पाबंदी भी लगा दी है। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। इसमें 9 के करीब वेरिएशंस हैं RNA में और तकरीबन 7 म्यूटेशंस हैं। तो म्यूटेशंस भी ज़्यादा RBD में आती हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में, जो कांटे हैं इसके ऊपर वायरस के,
اور کانٹوں کا جو مین مقصد ہے جو اس کے اوپر ہیں جو کہ ریسیپٹرز کے ساتھ لنگز میں جا کے اٹیچ ہونا ہے ACE2 ریسیپٹر سے، اور وہاں سے باڈی میں اندر داخل ہونا ہے انسانوں کی باڈی میں، اور پھر وہاں جا کے ملٹیپلائی کرنا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے سیلولر ڈیمیج کرنا ہے اور سوزش کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ ہمیں اپنا ویکسینیشن پروگرام جلد از جلد کنکلوڈ کرنا ہے۔ حالانکہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنے ویریشن آ رہے ہیں ان کے اگینسٹ ہماری ویکسینز جتنی بھی ہیں وہ مؤثر کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اگینسٹ بھی اتنی ایفیکیسی نہیں رہی، لیکن پھر بھی حل اس کا ایک ہی ہے کہ دنیا سے اس وائرس کو رخصت کیا جائے، صرف پاکستان سے نہیں، گلوبل۔ تو جب ہم گلوبلی ہرڈ امیونٹی کریں گے، پوری دنیا کے لوگوں کو 80% کو ویکسین لگ چکی ہوگی، تو ہوپ فلی یہ ہو جائے گا۔ ہمارے جو پورٹس ہیں جہاں سے فلائٹس آتی ہیں، خاص کر ٹرانزٹ دبئی کے ذریعے ادھر ادھر، ان کو ہمیں ضرور ٹیسٹنگ دوبارہ ریزیوم کرنی چاہیے، اور ساتھ کوارنٹائن بھی کریں ان لوگوں کو جو کہ پازیٹیو آتے ہیں ان ویریشن۔ بالکل، ساتھ میں کوارنٹائن بھی کریں۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر جاوید اکرم نے واضح طور پر بتایا کہ جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے انتہائی خطرناک ہے، 15 سیکنڈ میں یہ جو دوسرے شخص کو یہ ویریئنٹ لگ جاتا ہے۔ حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ بارڈروں پر مزید سختی کر دی جائے، اور جو ٹیسٹ کا نظام ہے یہ سول ایویشن یہ میک شور کرے کہ جو بھی شہری ان ممالک سے ہیں ان کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جائے۔ اگر ہم یہ ممکنہ اقدامات پروفیسر جاوید اکرم کے مطابق اٹھائیں گے تو اس خطرناک میوٹنٹ سے ہم بچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے وفد کی امریکی سفارت خانے آمد ہوئی ہے۔ وفد نے امریکہ کے ساتھ مستقبل کی مشقوں اور دیگر ایکسرسائز کی منصوبہ بندی بارے تبادلہ خیال کیا۔ آفس آف ڈیفنس ریپریزنٹیٹیو پاکستان نے دورے کو خوشائند قرار دیا۔ وفد نے US سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر اور US سینٹرل کمانڈ کے دیگر کمپوننٹس کے ساتھ اشتراک کو دو طرفہ تعلقات کے لیے بہتر قرار دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے دوران مقامی حکومتوں کا ترمیمی بل پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ سندھ میں بلدیاتی نظام کے ترمیمی بل کی نقول 24 نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ میٹروپولیٹن سسٹم میں اضلاع ختم کر کے ٹاؤن نظام متعارف کرایا جائے گا، اور سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس کے دوران مقامی حکومتوں کا ترمیمی بل پیش کیے جانے کی توقع ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں ریسکیو 1122 سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے لیے 300 ایمبولینسز خریدی جائیں گی، جس پر 253 ملین روپے لاگت آئے گی، اور ہر ضلع کو 16 ایمبولینس فراہم کی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے صوبے بھر میں ریسکیو 1122 سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ امریکی خام تیل $4.67 سستا ہو کر $74 فی بیرل سے نیچے آ گیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اشرف خان سے جانتے ہیں۔ اشرف، بتائیے گا۔ یورپ میں کورونا کی نئی قسم آنے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ جولائی کے بعد ایک دن میں خام تیل میں سب سے زیادہ کمی ہو چکی ہے، اور یہاں پہ دیکھا جائے ایک دن میں امریکی خام تیل 6% سستا ہو گیا۔ امریکی خام تیل جو ہے $74 سے نیچے آ گیا، $73.78 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور بینچ مارک لندن برینڈ بھی $3.60 سستا ہو کر $78.60 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی سے پاکستان میں درآمدی بل میں کمی ہوگی، اور خام تیل مسلسل $80 سے نیچے رہا تبھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا امکان ہے، اس کا پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ بھی بتائیے گا۔ سب سے امپورٹنٹ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ مسلسل مہنگا ہو رہا ہے، جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں ہوگی تو اس کا نمایاں فائدہ عوام تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ پاکستان جو درآمد کرتا ہے خام تیل، تو تقریباً سالانہ جو $10 ارب مالیت کا خام تیل درآمد کرتا ہے، تو اس کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں اس سے کمی تبھی ہوں گی، اور درآمدی بل بھی تبھی کم ہوگا جب یہ خام تیل کی قیمتیں مزید $80 سے نیچے رہیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اشرف خان۔ سول کورٹ کے جج عابد منیر نے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے 10 کروڑ 33 لاکھ روپے ہرجانے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر شعیب اختر کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ خارج کر دیا ہے۔ لاہور سول کورٹ میں پی ٹی وی نے معروف کرکٹر شعیب اختر کے خلاف 10 کروڑ 33 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا۔ پی ٹی وی نے دعوے میں موقف اپنایا تھا۔ شعیب اختر نے T20 ورلڈ کپ پر تجزیہ کرنے کا معاہدہ کیا اور طے پایا کہ وہ کسی نجی ٹی وی کو تجزیہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے 25 اکتوبر کو
को निजी टीवी पर तज्जिया दिया। आज दौरान समाअत PTV ने दावा वापस ले लिया, जिस बुनियाद पर सिविल कोर्ट के जज आबिद मुनीर ने शोएब अख्तर के खिलाफ 10 करोड़ 33 लाख रुपए का दावा खारिज कर दिया। आपको बता रहे हैं कि सिविल कोर्ट के जज आबिद मुनीर ने PTV की तरफ से 10 करोड़ 33 लाख रुपए हर्जाने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर शोएब अख्तर के खिलाफ हर्जाने का दावा खारिज कर दिया है। सिविल कोर्ट के जज आबिद मुनीर ने यह दावा खारिज किया है।